नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था ईरानी आक्रमण को, यानी कि हखामनी वंश को देखा था कि ईरानी आक्रमण कैसे किए, जो सिंध वाले क्षेत्र था उसमें किए थे। आज हम लोग देखेंगे जो इंडिया पे एक्चुअली जो हमला हुआ था वो सिंध वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे हमला हुआ था ईरानी वाला। तो उसको हम लोग मोटा मोटी देख लिए थे और उसके प्रभाव को भी देख लिए थे। आज देखेंगे हम लोग ईरानी आक्रमण को। ईरानी आक्रमण कब हुआ था? तो ये 326 बीसी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिकंदर महान। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अलेक्जेंडर। हिंदी रूपांतरण में इसको बोला जाता है सिकंदर महान। ठीक है, ये कौन था? तो ये एक तरह से देखेंगे तो मैसेडोनिया एक जगह है यूनान में, इटली से जस्ट ऊपर पड़ेंगे तो एक यूनान जगह है, तो वहीं पे मैसेडोनिया छोटा सा क्षेत्र था। तो वहीं के राजा थे फिलिप सेकेंड और ओलंपिया उनकी माता हैं। उन्हीं से इनका जन्म हुआ था। किसका? सिकंदर का। इनको सिकंदर, इंग्लिश में इसको अलेक्जेंडर थर्ड या मैसेडोनिया अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक है, इनके गुरु कौन कौन थे? तो गुरु देखिए, सबसे पहले सुकरात के चेला हो जाएंगे आपका प्लूटो को चेला हो जाएंगे अरस्तु के चेला हो जाएंगे सिकंदर, यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो के सुकरात। ये क्रम ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो फिलिप और ये ओलंपिया के जो लड़का हुआ, तो इस लड़के का क्या नाम था? अलेक्जेंडर को ही सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 356 बीसी में। एक पहला भोनस एक जगह है, उसी जगह का नाम है पहला भोनस। तो वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? तो 356 बीसी में इसी सिकंदर महान का जन्म हुआ था। ठीक है, एक अरावेला का युद्ध, जो सिकंदर महान था ना, तो सिकंदर महान एक तरह से इसको जो अरस्तु ये जैसे कि आक्रमण करने के लिए तमाम इसको जो ज्ञान था ना, वो जैसे कि एक तरह से सिकंदर महान होने के लिए, यानी कि विश्व विजेता होने के लिए इसको सिकंदर को वो सपने दिखाते थे। तो एक तरह से देखेंगे ना तो वो अंदर से अंदर ये कहता था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। तो उसके माइंड में ये था कि मैं पूरी की पूरी दुनिया जीतूँगा। तो इसी के क्रम में 331 में ये वहीं के शासक एक था, जो ये मैसेडोनिया है ना, मैसेडोनिया से 40 गुना बड़ा, मैसेडोनिया से 40 गुना बड़ा क्षेत्र। ये फारस वगैरह धर लीजिए, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये ईरान वगैरह सब धर के समझो कि 40 गुना मैसेडोनिया से बड़ा राज्य एक था। वहाँ के राजा थे दारा थर्ड। ठीक है, उन दारा थर्ड से युद्ध हुआ किसका? सिकंदर का। उस युद्ध का नाम है अरावेला का युद्ध, या कहीं गैला मेला का युद्ध आता है। ठीक है, गैला मेला का। तो अरावेला का युद्ध कब हुआ है? तो 331 में। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और दारा थर्ड। जो दारा थर्ड का जो साम्राज्य है वो था 40 गुना बड़ा। किससे? तो मैसेडोनिया से। लेकिन वो होने के बावजूद भी दारा थर्ड क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। दारा थर्ड जब हार गए तो एक तरह से देखें तो सिकंदर का साम्राज्य 40 गुना बड़ा और मिल गया। इसी 40 गुना बड़ा साम्राज्य मिलने पर सिकंदर ने ये अलेक्जेंडर ने किसकी उपाधि लिया था? तो सिकंदर का। किसका उपाधि लिया था? तो सिकंदर का। तब पेपर में ऐसे पूछेगा कि जो सिकंदर की उपाधि सिकंदर ने कब ली थी? तो किस युद्ध के बाद ली थी? तो अरावेला के युद्ध में। अरावेला किसके बीच हुआ था? दारा थर्ड के बीच में और सिकंदर के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग भारत पर। भारत पे इसने कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। कौन? तो ये सिकंदर। 326 बीसी में आक्रमण किया। तो उस समय इंडिया की क्या स्थिति थी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये है आपका सिंधु नदी, यहीं से आपका एक जगह से निकलती है सिंधु नदी, और ये बहते हुए ये पाकिस्तान के क्षेत्र में फिर अरब सागर में जाके मिल जाता है।
फिर यहाँ से झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, यहीं पे सब इसी के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक राजा थे शशिगुप्त, एक थे आम्भी। ठीक है, तो जब आम्भी ने और शशिगुप्त ने सुना कि वो फारस को, उतना बड़ा साम्राज्य को, यानी कि दाराथट को हरा दिए, तो हम लोग क्या चीज़ हैं, तो ये आम्भी को भी और शशिगुप्त ने दोनों मिलके क्या किए, तो एक तरह से देखें तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। ये एक तरह से देखेंगे तो शशिगुप्त और आम्भी पोरस से इन लोगों को दुश्मनी थी, तो ये लोग पोरस को यहाँ से हटाना चाहते थे, पोरस पर आक्रमण करना चाहते थे। तो इसीलिए ये दोनों मिलके, शशिगुप्त और आम्भी मिलके सिकंदर का साथ दिए कि चलो पोरस पर आक्रमण कीजिएगा। ठीक है, तो पोरस पर ये दोनों मिलके आक्रमण करते हैं कब, तो 326 बीसी में। किस नदी के किनारे, तो इस युद्ध को नाम से जाना जाता है बितस्ता या हाइडे स्पीच। यूनानी ग्रंथ में यहाँ पर हाइडे स्पीच मिलता है, जबकि इंडिया में देखें तो बितस्ता या झेलम का युद्ध। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, तो सिकंदर और आम्भी और शशिगुप्त एक साइड में थे और एक साइड में था आपका पोरस। उस समय यही बताया जाता है कि जब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हो रहा था तो बहुत अच्छी तरह से युद्ध हुआ था। जबकि ये पोरस बहुत ही मतलब कि योद्धा कुशल योद्धा थे। तो उस समय ये कहा जाता है कि ये बितस्ता नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से इनकी हाथियाँ फिसलन की वजह से गिर गई थी, सही से आक्रमण नहीं हो पाया था। उसी का फ़ायदा सिकंदर ने उठाया था। तो एक तरह से इनका पोरस का हार हो जाता है। तो पोरस का हार होने के बाद ये पूछते हैं सिकंदर कि ये बताओ, इनको पकड़ के इनके सामने लाया जाता है, सिकंदर के सामने पोरस को बंदी बने होते हैं। तो कहते हैं कि सिकंदर के सामने जब सिकंदर पूछता है ना कि बताओ पोरस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि एक राजा जब दूसरे राजा के साथ जैसे व्यवहार करता है, एक दुश्मन के साथ जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही आप व्यवहार कीजिए। तो ये बात सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुआ। तो वो बहुत खुश होता है और वो जितना भी साम्राज्य होता है वो उससे अधिक ही पोरस को लौटा देता है। तो ऐसी कहानी अपने बचपन में सुना होगा, वही कहानी है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये कितने महीने तक रहा था यहाँ पे इंडिया में, और किसके साथ हमला आक्रमण किया था, क्या परिस्थितियाँ थी उस समय इंडिया का, इसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही देखेंगे तो जो रावी नदी है, रावी नदी और ब्यास नदी, ये रावी नदी और ब्यास नदी के आसपास में जैसे कबीले रहते थे, सीवी कबीला, मालव कबीला, सुदक कबीला, फिर आश्विक कबीला, फिर पाटल था, और फिर आसगुलोई था। तो ये छोटे मोटे जो आपके यहाँ पे कबीले रहते थे, उससे भी सिकंदर का युद्ध हुआ था। तो जैसे कि इसमें मालव कबीला में देखिए, मालव कबीला में क्या हुआ था सिकंदर के साथ। तो मालव कबीला में सिकंदर युद्ध करते हुए एक तरह से घायल हो गया था, उसके हाथ पे तलवार से लग गया, तो वो एक तरह से घायल हो गया। तो वो गुस्सा में आ गया सिकंदर। तो गुस्सा में आने की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे, जैसे कि पुरुष भी आक्रमण कर रहे थे, स्त्रियाँ भी आक्रमण कर रही थी, तो वो आदेश दिया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग जीवित हैं, सबको काट दिया जाए। तो वहाँ पे समस्त स्त्री पुरुष बच्चे सबका नरसंहार किया गया, सबको काटा गया। तो ये मालव में ये सिकंदर घायल हुआ था। तो पेपर में ऐसे आता है कि सिकंदर किस कबीले से घायल हुआ था, तो ये मालव कबीले से घायल हुआ था। फिर शूद्रक हो जाएगा, फिर आसमक से क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि पुरुष युद्ध किए, पुरुष जब युद्ध में हार गए, यानी कि जब शहीद हो गए, तो उनके बाद यहाँ पर महिलाओं ने भी सिकंदर के साथ युद्ध किया था। फिर पाटल ये माना जाता है कि सिकंदर का अंतिम युद्ध है। तो ये पेपर में ये भी ऐसा भी आ जाता है कि किस कबीले के साथ सिकंदर का अंतिम युद्ध हुआ था। तो ये कौन सा किसके साथ हुआ था, तो पाटल युद्ध के साथ हुआ था। आसगुलोई में क्या हुआ था कि जैसे पुरुष जब शहीद हो गए थे,
तो उनकी याद में, पुरुषों की याद में ये महिलाओं ने जैसे कि सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह, वहाँ के सती प्रथा का ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन उस महिलाओं ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो सुसाइड कर लिया था या आत्मदाह कर लिया था ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये कबीलों के साथ छोटा मोटा युद्ध हुआ था इसके साथ। फिर ये भारत में जो कहेंगे कि ये भारत में कितने महीने तक रहा था सिकंदर, तो भारत में ये भी पेपर में आता है कि भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा था। ठीक है, जो विंसेंट स्मिथ हैं वो भी कहते हैं कि ये सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। यानी क्या कहते हैं, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या है कि जब सिकंदर पुरुष से युद्ध होता है, पुरुष से युद्ध होने के बाद फिर वो क्या किया था, सिकंदर ने क्या किया था कि आम्बी को कुछ क्षेत्र दे दिया था। जो पुरुष का क्षेत्र था ना, उससे ज़्यादा पुरुष को क्षेत्र दिया था। तो पुरुष को भी क्षेत्र दिया, आम्बी को दिया, फिर शशिगुप्त को भी क्षेत्र दे दिया था, फिलिप को भी दे दिया, फिलिप को ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र दिया। अभिसार था एक, उसे ये कश्मीर वाला क्षेत्र दे दिया था। फिर पिथोल ये सिंध वाला क्षेत्र दे दिए थे। तो एक तरह से देखेंगे तो वो जीतता था, जीतने के बाद वो राज्य उन्हीं राजा को दे देता था और वो क्या कहता था कि तुम मुझे टैक्स देते रहना। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे जब ये सभी पेपर में आता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो भारत में कौन सा शासक शासन कर रहा था, तो घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन, तो घनानंद। ये घनानंद के साथ में एक मंत्री थे, कौन, चाणक्य। तो जो चाणक्य थे ना, तो ये यहाँ पे एक नदी बहती थी, ब्यास नदी। तो एक तरह से यहाँ पे लंगर डाल के यहाँ पे सिकंदर के सैनिक रहते थे। बहुत ही एक तरह से थक हो गए थे, बहुत लंबे समय तक युद्ध करते आ रहे थे। वहाँ से यूनान से चले हैं, यूनान बहुत दूर है, यूरोप से चल के आ रहे हैं और इंडिया में आके ये थक हो गए थे। तो इसी के किनारे पर अभी ब्यास नदी में बाढ़ आया था, तो इसी किनारे पर रहते थे। तो ये जो चाणक्य था ना, चाणक्य बहुत कूटनीतिकार थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चूहों को उठा के चूहों को इधर सिकंदर के कबीलों में लेकर जाकर छोड़ दिए। वहाँ पे जितने विरासन वगैरह था तो सब कुछ चूहा खा जाते थे। तो ये एक तरह से ये अफवाह मचा दी कि जो देवी माँ है ना, ये इनकी एक तरह से ये चाहती हैं कि ये आक्रमण ना करें, ये नहीं तो इनके जितने भी वंश हैं या जितने भी खाना पीना है सब समाप्त कर हो जाएगा। तो एक तरह से इनका राशन वासन घटने लगा था। फिर ये लोग युद्ध नहीं भी करना चाहते थे, सैनिक कितना भी फोर्सफुली सिकंदर कहता था कि नहीं आक्रमण करना है, लेकिन ये लोग जाने से इनकार कर दिए। तो ये लोग यहीं से फिर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। ठीक है, वापस लौटने लगते हैं यहीं ब्यास नदी के बाद। तो ब्यास नदी के बाद जैसे वापस लौटने लगते हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि जैसे घनानंद के पास 2 लाख से अधिक, यानी कि ये अभी तो हम लोग जो युद्ध कर रहे थे ये आसपास के कबीलों से, तो ये छोटे मोटे लोग थे। ये घनानंद बहुत ही बड़ा शासक है, इसके पास 2 लाख पैदल सेना है, 6000 हाथी हैं, फिर 20,000 घुड़सवार हैं। ऐसे भी यूनानी वाला जो ग्रंथ मिला है उसमें लिखा गया है। फिर इधर में देखेंगे, फिर इसके बाद जब ये सिकंदर जब वापस जाने लगता है, कैसे वापस जाता है, तो वापस ये जल मार्ग से नियारकस जाता है। इस जल मार्ग से, यहाँ से जल मार्ग से नियारकस जाता है, और स्थल मार्ग से ये क्रेटस जाता है। इसी के क्रेटस ये सिकंदर के साथ ही जाता है। और सिकंदर इस समय एक टाइफाइड में बुखार आ जाने से ये थोड़ा सा और परेशान हो गया था, और ये ईरान जाते जाते 323 ईस्वी में बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पे टाइफाइड की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का जो क्षेत्र है तो एक ट्रिपेंडिस, इसको भी ध्यान रखेगा, 321 में ट्रिपेंडिस की संधि होती है। तो उसी संधि में इसके जितने भी साम्राज्य थे तो एक तरह से बांटा जाना है। ठीक है, और भी पूछता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, तो नियारकस आया था, फिर अष्टिबुलस आया थे,
अनिरुद्ध आए थे, हाँ, तो इनका भी नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो उस समय के जो जहाजी बेड़ा का था तो वो आपका नियार्कस था। फिर आस्ट्रिक्स भी, ये भी जहाज चालक था। ठीक है, तो ये भी तीनों लोग आए थे, तो इनका भी नाम आता है। अब देखते हैं कि इसका जो सिकंदर आया, सिकंदर ने आक्रमण किया, तो इससे क्या प्रभाव इंडिया पे पड़ा था, क्यों इसको इतिहास को पढ़ते हैं। तो देखिए इसका प्रभाव इंडिया पर कैसे पड़ा है, उसके प्रभाव को देखते हैं। तो वैसे स्मिथ ने कहा था कि आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई। ठीक है, अब देखिए व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई। जो व्यापारी हैं अब वो जल मार्ग से भी, स्थल मार्ग से भी, अब देख लिए हैं कि सिकंदर जैसे आया था उसी रास्ते से हम लोग जाकर व्यापार करेंगे यूनान में, यानी यूरोप में। फिर क्रमागत इतिहास लिखने का एक तरह से साक्ष्य मिल गया हम लोग को कि ये जितने भी यूनानी ग्रंथ हैं या ये यूरोपीय वाला ग्रंथ हैं, इसमें भी हमारे यहाँ का जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य से, उनको नाम चित्रकूट से आएगा। फिर आपका ये घनानंद का नाम आएगा। तो एक तरह से देखेंगे तो इनका नाम आने की वजह से एक तरह से इतिहास में टाइम पीरियड का मैचिंग हो गया, और उसी टाइम पीरियड को मैचिंग की वजह से एक क्रमागत इतिहास लेखन का यहीं से शुरुआत माना जाता है। फिर गांधार शैली का शुरुआत इसी समय से हुआ था। हेलेनिकिस्ट एक गांधार शैली होती है, उसका भी शुरुआत इसी समय से माना गया है। फिर नगरीकरण देखेंगे, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। द्वितीय नगरीकरण को अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है। तो नगरीकरण का शुरुआत एक तरफ देखेंगे तो बढ़ गया, क्योंकि ये नगर बसाया था झेलम। झेलम नदी के किनारे एक बाऊ कैफला, अब उसका प्रिय घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था उसका, तो उसी की याद में एक बाऊ कैफला नगर बसाया था झेलम नदी के किनारे। फिर निकैया नगर एक बसाया जो विजयनगर के नाम से जाना जाता है इस समय। सिकंदरिया नगर बसाता है, अलेक्जेंड्रिया नगर बसाता है। फिर उलुक शैली का प्रयोग होने लगा। फिर ज्योतिष, जो ज्योतिष होता है, ज्योतिष के क्षेत्र में नक्षत्र वगैरह से ज्योतिष जानते हैं ना, लगत मुनि ने इसका आविष्कार किया, लगत मुनि संकलन करता है, तो उसका भी आविष्कार हो गया। अब लोग आगे बढ़ने लगे थे ज्योतिष में। फिर सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, महीने के 28 दिन होते हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी अब धीरे धीरे मिलने लगती है। तो इस तरह हम लोगों ने सिकंदर के बारे में हल्का फुल्की जानकारी इकट्ठा कर लिए, और पेपर में केवल इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग नगरीकरण के द्वितीय नगरीकरण के थोड़ा सा भाग को पढ़ लेंगे। उससे भी मेंस वगैरह में लिखने के लिए आ जाता है। और उसके बाद हम लोग बौद्ध काल, और उसके बाद जैन काल, और उसके बाद हम लोग एक करेंगे सबका समराइज रिवीजन। उसके बाद 300 लगभग क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर हम लोग जितने पढ़े हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।